जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब सीटेट के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अगर हमसे बात किया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हम सब सॉल्व कराएंगे सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये लेवल है कि जो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा दोस्तों, सीटेट का जो रिजल्ट आता है 7%, 10%, 15%, 20% यही रिजल्ट आता है, मतलब क्वेश्चन लेवल के रहते हैं। तो इसमें वही सब क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला आपको 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको 100+ वीडियो मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब हम सब आज से डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी आप सबके लिए डेली लाएंगे, जिसमें आज हम सब सीडीपी की जो 30 क्वेश्चन हैं उसको हम सब कवर करेंगे। फिर कल हम सब ईवीएस के, मैथ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में सभी को हम सब डेली कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जो कि आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो और साथ में साथ उसकी PDF भी डेली उपलब्ध करा रहा है। तो आइए चलिए हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। कैसी व्यवस्था में दोस्तों? समावेशी व्यवस्था में की बात करें तो पहला है अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, सेकंड है स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार, थर्ड है छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर लास्ट है छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। तो अब इसमें जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन किसके हिसाब से समायोजित होगा, मतलब कौन किसी के हिसाब से समावेशित अपने आप को उसके अनुसार ढालेगा। तो दोस्तों इसका जो कि करेक्ट आंसर बी होगा। स्कूल जो है वह छात्र के अनुसार, छात्र की ज़रूरत है उसके अनुसार अपने आप को ढालेगा। ऐसा नहीं कि छात्र को ढालने, हम जैसा पढ़ा रहे हैं छात्र को वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बालक जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है, जिस तरीके से वह सीखना चाह रहा है, स्कूल को उसके अनुसार सिखाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है दोस्तों? किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच की क्षमता, सेकंड है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, थर्ड है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या फिर लास्ट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। दोस्तों किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। यहाँ पे बच्चा जो है कल्पना करने लगता है, नियम बनाने लगता है, यह सब तर्क करने लगता है, ऐसा सोच का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कथन ए है, करेंगे पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। एक शिक्षक को जो पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के सामग्री को दिखाना चाहिए। तो कारण जो है इसमें, जो भी तो कथन ए था लेकिन कारण आर को हम सब पढ़ते हैं। कह रहे हैं शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। दोस्तों किसके अनुकूल? बच्चों के अनुकूल, अपने आप के शिक्षा शास्त्र को अनुकूल बनाना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, करें ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है ए के, या फिर थर्ड है सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं। दोस्तों आर सही व्याख्या करता है ए का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों,
टीचर को बच्चे के हिसाब से ढलना पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चे को ढाल दीजिए आप, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को हिंदी पढ़ना है, ऐसा नहीं। बच्चा जो लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, जो बच्चा पढ़ने में जैसे पढ़ना चाह रहा है बालक, शिक्षक को उसके अनुसार ही पढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करिए किसी संप्रति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। सेकंड है बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अब सेकंड है, थर्ड है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जो का त्यों लिखवाना। या फिर लास्ट है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएँ। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही होगा। इसमें जो बात कर रहे थे बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएं, उसके समाज से जोड़ के पढ़ाएं, तो बच्चा अर्थपूर्ण सीखता है, बहुत अच्छे से सीखता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, करें एक कक्षा में बच्चों को असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। दोस्तों असफलता को कैसे, अब बच्चे की असफलता को दूर करना क्यों जरूरी होता है उसको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकते। या फिर सेकंड ऑप्शन है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। या फिर लास्ट है वो थर्ड है असफलता और त्रुटियों बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। या फिर लास्ट है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं कि असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। अगर आपको ऐसा कहीं ऑप्शन मिल जाए, कह रहे हैं कि कक्षा में बच्चों को असफलता को भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बालक होता है सबसे पहले शुरू में जब विद्यालय जाता है तो वह 2 तक पहाड़ा गिनती ABCD लिखना पढ़ना नहीं सीख पाता, लेकिन वह एक चीज़ सीख जाता है गलती कहना। का आप दे देंगे बच्चा का ऐसे लिखो, वह का ऐसे बताने का प्रयास करेगा, मतलब वो गलती कर रहा है, लेकिन गलती के जरिए तो बच्चों सीखने का प्रयास कर रहा है। कहने का तात्पर्य है जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसी के जरिए वह सीखने का प्रयास करता है। क्या वह यह डिज़ाइन बनाने के लिए किसी से नकल मारा? नहीं। आप अपने घर के छोटे बच्चों को देंगे, कोई भी बुक ला के देंगे, वह तुरंत गोच के भर देगा। लेकिन अगर आप उसे देखें क्या वह यह गोचने के तरीका किसी बुक से नकल मारा? नकल नहीं मारा, उसका खुद माइंड जैसा कहा वैसा वह बनाने का प्रयास किया, इसलिए इसे एक सीखने की प्रक्रिया माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, सेकंड है निजी विद्यालयों में आरक्षण, थर्ड है केवल व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान, लास्ट है उनके लिए अलग विद्यालय। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निजी विद्यालयों में आरक्षण। दोस्तों यह जब नियम आया था तो सभी जो निजी विद्यालय थे सब भाग गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हमारी सुनी जाए। इसमें यह नियम दिया गया था कि 25% आरक्षण दिया जाएगा जो गरीब बच्चे हैं उनको, उनके दाखिले में। जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उनमें 25% आरक्षण की बात किया गया था, तो इसलिए निजी विद्यालय में आरक्षण की बात करता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। दोस्तों किसकी बात करें? गणितीय गणना की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, सेकंड ऑप्शन है डिसग्राफिया, थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, लास्ट ऑप्शन है डिसफ्रेक्सिया। तो गणितीय कौशल की बात करें तो गणित में जो है ऑप्शन इसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। इसमें देखिए कैलकुलिया की बात करें, कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। आप ऐसे
जो ऑप्शन रहे उसे कनेक्ट करने का प्रयास करिए। जैसे कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर समझ लीजिए, फिर उसे मैथ से आप अटैच कर लीजिए कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणितीय गणना से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आग के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? किसकी दोस्तों? आग के तालमेल, संतुलन की शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है गुडेज व्हीकल, सेकंड ऑप्शन है, अब देखिए वहाँ पे इंग्लिश में दिया गया था, यहाँ पे हिंदी में दे दिया है, लेकिन आप इंग्लिश याद करिए रहिएगा, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। पठन डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन वैकल्य से होगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी तालमेल की बात करें, शारीरिक निपुणता की बात करें। भाषा वैकल्य जिसमें हम बोलने का, तो इसे ये भी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन नंबर डी, गति समन्वय वैकल्य, अब यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टवादिता है, एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी, जैसे आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी दृष्टवादित हैं। अब एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए और खुद से तर्क करने के प्रयास करिए। फर्स्ट ऑप्शन है आसपास के चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, 1 मिनट। या फिर सेकंड ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। या फिर लास्ट है उन्हें स्कूल के अलग अलग संकाय में दाखिला दें। तो इसमें का जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। दोस्तों अब बच्चा दृष्टवादी थे, देख नहीं पा रहा है, लेकिन जब उसे हम मौखिक से बोल के बताएंगे तो वो समझ पाएगा। इस अब अपने नोट्स दे देंगे, नोट्स से क्या पढ़ लेगा? ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे। जब वो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड करके कैसे आप पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मौखिक स्पष्टीकरण से जब आप पढ़ाएंगे तो वह समझ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे छात्र जिन्हें खाली जगह है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी दोस्तों? पहला ऑप्शन है, 1 मिनट, हाँ पहला ऑप्शन है प्रमस्तिकी धात, सेकंड है गुडज वैकल्य, या फिर थर्ड है पठन वैकल्य, लास्ट है गतिमान दिव्यांगता। तो किससे समस्या होती है दोस्तों? तो यह समस्या कैसे बालक में होगी? यह समस्या होगी ऑप्शन नंबर थर्ड, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें पढ़ने की बात करें, पाठ पढ़ने, लंबे अंशों को समझने में, जहाँ पे पढ़ने की बात करें पठन वैकल्य, जाहिर सी बात है पठन वैकल्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? दोस्तों किसकी बात करें? विवेचनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा उदाहरण है जो बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन की बात करता है, बढ़ावा देगा? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। सेकंड है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। थर्ड है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। या फिर लास्ट है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। अब ऐसे में किसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों को विवेचनात्मक उनकी समझ को विकसित कर रहा है? तो भारत के 10 राज्य के नाम बताओ। तो यह एक रटन विद्या है दोस्तों। 10 राज्य एक फिक्स है, 10 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उसी में सब बच्चों को बताना है 10 राज्य। यह उसको विवेचनात्मक चिंतन को नहीं बढ़ावा दे रहा है। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि वह सोच तो रहा है बताने के लिए, विवेक तो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपका सीटेट जो एग्ज़ाम होता है, चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा सही हो रहा है उस पर आपको टिक कहना है। इसलिए ऐसा ना सोचिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा सही कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा सही आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। तो जब ऐसा प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा बहुत सोचेगा, समझेगा क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, बहुत प्रकार से जवाब देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करें विकास का
चरडी सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है विकास की निरंतरता, सेकंड ऑप्शन है विकास की अनिरंतरता, या फिर थर्ड ऑप्शन है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, थर्ड लास्ट ऑप्शन है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, विकास की अनिरंतरता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के विकास का क्रम दोस्तों कैस खाली जगह है कैसा है? पहला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या फिर लास्ट है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो आप इसका आंसर जानते रहिए, इससे आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चों का विकास होता है किस तरीके से होता है। अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, क्या ऐसा होता है कि जो बालक पहले बालक है, छोटा बच्चा है, जो आप उसे पहले नियम बता देंगे फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसे मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, पहले कोई चीज़ देखेगा फिर उसके बारे में बताने का प्रयास करेगा, इस प्रकार से विकास होता है। पहला ऑप्शन होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से। पहले कोई चीज़ बालक सामान्य से फिर विशिष्ट की तरफ जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड इज राइट आंसर। जो बालक का विकास होता है, बच्चे का विकास का जो क्रम है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, आप जानते रहिए। और ये थर्ड ऑप्शन जो है कह रहे हैं कि पैरों से सिर की ओर होता है, तो यह गलत है। सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाह की तरफ होता है, तो ये दोनों भी ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समायोजन घटित होता है जब, पहला ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, सेकंड है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, फिर थर्ड ऑप्शन है बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं, या फिर लास्ट है बच्चे अपने अमूर्त अनुभव के जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझ लेते हैं, तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए गए। कितने दोस्तों? 5 वर्ष का बालक है, उसे 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। देखिए बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया, सॉरी बच्चा जो है सही बता गया कि नीले फूल ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, नीले फूलों की संख्या 12 है। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्या कह रहे हैं कि इसमें लाल फूल कितना थे? 4 लाल और 12 नीले रंग के फूल होते हैं। जब उससे पूछा जाता है बच्चा उत्तर क्या देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो जिन पियाजे के अनुसार बताइए बच्चा किस श्रेणी में है, किस संबद्धता में है? तो पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, और सेकंड ऑप्शन है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, या फिर थर्ड ऑप्शन है संक्रमक अनुमान, या फिर लास्ट है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। दोस्तों वह वर्गीकरण कर रहा है कि कितने लाल फूल हैं, कितने नीले फूल हैं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? क्या कर रही है दोस्तों? अध्यापिका जो है और विद्यार्थियों के सहपाठियों द्वारा दोस्तों सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करा के उन्हें शिक्षित कर रही है। तो यह कौन सी किस प्रक्रिया के पर आधारित है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन है ले बैगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, लास्ट है हार्वर्ड गार्डन के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड ले बैगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। दोस्तों जब बच्चा समाज के जरिए सीखे, यह ले बैगोस्की का सिद्धांत था जिसका नाम था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य खाली जगह को महत्व देते हैं।
रटंत स्मृति, इसमें पाठचर्या के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। रटंत स्मृति पे सत्ता के प्रति अनुकूलता, थर्ड ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन, लास्ट ऑप्शन है प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से ही होगा आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि, लास्ट ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों इसमें जो की बात करें हावर्ड गार्डनर, जिसे आपको पता होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने प्रमुख 8 प्रकार की बुद्धि बताया था। वैसे तो था और भी प्रकार से, लेकिन जो प्रमुख बुद्धि थी वह 8 प्रकार की बुद्धि थी। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभी कथन ए है, वह बच्चे जो आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। इसके बाद करें जो तर्क दिया गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ विकास की बात करें, विकास फिर खाली जगह है, एक आयामी है। क्या विकास एक आयामी है? अगले ऑप्शन में हम देख लेते हैं सभी ऑप्शन, फिर आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। एक दिशी है, एक आयामी भी गलत होगा, एक दिशी भी। क्या विकास सिर्फ एक ही तरीके से होता है? नहीं होता है। ये आपका दोनों ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन में पढ़ते हैं, में बदलाव किया जा सकता है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है, तो बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। अभी तक तो ये सही है, लेकिन लास्ट ऑप्शन समझते हैं, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। दोस्तों आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका में बदलाव किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? दोस्तों किसके द्वारा? अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। अब हम अपने अनुवांशिकता से कौन चीज़ पाते हैं इन चारों ऑप्शन में? क्या हम मित्रों का चयन पाते हैं? ऐसा नहीं दोस्तों। जो आंखों का रंग होता है दोस्तों वह अनुवांशिकता आता है, जेनेटिक होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसा सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता, सेकंड ऑप्शन है निष्क्रिय समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक समाजीकरण, या फिर लास्ट ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण। इसमें जो बात कर रहे हैं सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीख पाते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि स्कूल आपकी कौन सी संस्था है। तो संस्थाएं आपकी दो होती हैं, एक होती है प्राथमिक संस्था, एक होती है द्वितीयक संस्था। पहले आपको हम यह बता देते हैं प्राथमिक संस्थाएं में कौन आता है, द्वितीयक संस्थाएं में। प्राथमिक संस्थाएं वह होती हैं जहां बालक स्वयं से आता है, द्वितीयक संस्थाएं वह होती हैं जहां बालक दूसरों के द्वारा ले जाया जाता है। जैसे परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, यह सब आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक संस्था की हम सब बात करें तो जैसे विद्यालय हो गया, ये सब आपके द्वितीयक संस्थाएं हैं। इसमें किसकी बात करें? स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो स्कूल कैसा संस्था है? आपका द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? फर्स्ट है शीर्षगामी, सेकंड है समीप दूराभिमुखी, थर्ड है संधारण, या फिर लास्ट है संरक्षण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
समीप दीर्घमुखी का सिद्धांत दोस्तों, क्योंकि बालक जो जब किसी चीज़ को उठाने का प्रयास, जैसे कोई बालक है, अब किसी बालक से थोड़ी दूर पे कोई खिलौना धर दें, पहले वो चल नहीं पा रहा है, रेंगते हुए जाएगा पूरे शरीर के साथ, फिर जाके अपना हाथ इस्तेमाल कर उसे उठा के फिर उसे खेलेगा। यह आपका समीप दूरमुखी का सिद्धांत कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें विकासात्मक परिवर्तन है दोस्तों, सभी संस्कृतियों के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होता है। सेकंड ऑप्शन है। मध्य बाल्यकाल में बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता है। तो क्या विकास रुक जाता है? तो विकास रुकता नहीं दोस्तों, गति इसकी तेज धीम हो सकती है लेकिन रुकता नहीं है। पहला ऑप्शन करें, सभी संस्कृति बच्चों को सार्वभौमिक गति से होता है। क्या सभी बच्चों के संस्कृतियों का एक समान होता है? तो एक समान नहीं होता, सबका विकास सबका अलग अलग प्रकार से होता है। जो अगला है, हमेशा एक ही तरीके से नहीं होता विकास दोस्तों, एक आयामी होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो लास्ट बचा है, वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहले खाली जगह स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली जगह में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, भागना, चित्र बनाना। सेकंड है निचोड़ना, चलने, या फिर थर्ड ऑप्शन है पकड़ना, चढ़ने, या फिर लास्ट है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भागना और चित्र बनाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी दोस्तों? किसकी बात करें? मध्य बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, या फिर थर्ड ऑप्शन है एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। लास्ट ऑप्शन है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ए है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंड को जानते हैं। कारण आर है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। क्या परिवार बच्चों का समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है? अभी आपको हमने इसके बारे में बताया था, तो हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। द्वितीयक संस्था और प्राथमिक संस्था क्या होती हैं, इसके बारे में जस्ट भी आपको हमने ऊपर ही बताया। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का, तो ए और दोनों सही नहीं है, क्योंकि जो परिवार होता है प्राथमिक संस्था है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द्वितीयक संस्था पूछ रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, ए भी गलत हो जाएगा। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोनों तो गलत नहीं है, गलत आपका एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है दोस्तों? कौन सा युग्म सही मिलान है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशवावस्था में, क्या शैशवावस्था में बच्चा तर्क करने लगता है? नहीं करता, तो ऑप्शन आपका ए तो होगा नहीं। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमात्मक व तार्किक सोच आरंभ कर देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। नियम बनाना नहीं सीख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है, कल्पनात्मक खेल करना। कल्पनात्मक खेल दोस्तों यह ऑप्शन आपका गलत होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान
सकते हैं और जान सकते हैं। पहला है स्थानिक, प्राकृतिक, सांगीतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। इसमें बुद्धि की बात करें, कौन सा बुद्धि, जैसे कि आपको पता होगा हर्बर्ट गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, प्रमुख 8 प्रकार की बुद्धि थी। इसमें जो करें प्राकृतिक की बात करें, वनस्पति की बात करें, तो जाहिर सी बात है कौन सी बुद्धि होगी उसके अंदर, प्रकृतिवादी। लास्ट क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद का, देखिए एक भाषावाद क्या है, एक भाषावाद आपका नेगेटिव पॉइंट ये होगा नहीं। पाठ्यक्रम का मानकीकरण की बात आपका नेगेटिव पॉइंट है। मूल्यांकन का मानकीकरण, यह सब आपका नेगेटिव पॉइंट हो गए। बचा क्या, एक ही बहुभाषावाद की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ पे आज हम सब CDP के 30 क्वेश्चन को कवर किए। कल हम सब मैथ के भी 30 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के कंप्लीट सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रिंट स्टेट के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।